नमस्कार, आप देख रहे आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन में रुक करते हैं खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक कर देश और प्रदेश के लिए मंगल कामनाएं की। महाकाल दर्शन के बाद जगदीश मंदिर पहुंचे, जहां भगवान जगन्नाथ का पूजन किया। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने प्रदेशवासियों को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा की शुभकामनाएं भी दी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के बजट पर बात करते हुए कहा कि बजट बनाने में हमने 2 एंगल से काम किया है। उन्होंने कहा कि हमने यह तय किया है कि हमें किस दिशा में जाना है, इसका एक पैरामीटर बनाना चाहिए। बदलते दौर में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो हमें बजट को डबल करने के साथ ही ठोस आधार देना होगा। उन्होंने कहा कि पिछले बजट से इस बार मध्य प्रदेश का बजट 16% ऊपर गया है। जगन्नाथ यात्रा हर साल निकलती है। इस वर्ष और आनंद बढ़ गया जब 3 रथ में अलग अलग भगवान निकलेंगे। भक्ति चौधरी जी महाराज साहब ने इसकी स्थापना करी, तब से मैं हमेशा अगर उज्जैन में रहा या आसपास रहा तो जरूर आता था। इसी क्रम में आज भी मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। चूँकि कल मैं भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी भोपाल में रहने वाली, इसलिए मुझे वहाँ रहना पड़ेगा। भगवान का आनंद उज्जैन में 4 गुना बढ़ जाता है। और उज्जैन और बाबा महाकाल, भगवान कृष्ण और महाकाल की मित्रता भी बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए साल में एक बार हरिहर मिलन बहुत अद्भुत होता है। ऐसे बाबा की कृपा हम सब पे बनी रहे। और गोपाल कृष्ण अपने भाई बलदाऊ के साथ, बहन सुभद्रा के साथ जब शहर में निकलेंगे तो पूरा शहर पलक पावड़े बिछाकर आपका अभिनंदन करेगा। भगवान का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। बीएसपी प्रमुख मायावती दिवंगत बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि देने चेन्नई पहुंची। बीएसपी प्रमुख मायावती और पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने तमिलनाडु बीएसपी अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग को श्रद्धांजलि दी। बता दें कि के आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को उनके आवास के पास अज्ञात लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी थी। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि मैं राज्य सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री से यह कहना चाहूंगी कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और कमजोर वर्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार गंभीर होती तो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन अभी तक अपराधियों को पकड़ा नहीं गया। इसलिए हम राज्य सरकार को यह कहना चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। को हमारी पार्टी ने काफी गंभीरता से लिया है और हमारी पार्टी कोई चुप नहीं बैठेगी। यहाँ हमारा यूनिट भी कोई चुप नहीं बैठेगा। स्टेट गवर्नमेंट पे पूरा दबाव बनाएगा कि आप यदि न्याय नहीं दे सकते तो सीबीआई को ये मामला रद्द करें। और इनके देहांत, इनकी जिस तरीके से हत्या की गई है, मृत्यु हुई है, हमारी पार्टी काफी दुखी है। हम इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस मौके पर उनके जो परिवार लोग हैं, चाहने वाले जो लोग हैं, उनसे मेरी वो भी बहुत दुखी हैं। लेकिन कुदरत से मैं यही कामना करती हूँ कि कुदरत इस दुख को सहन करने की उनको शक्ति दे, मतलब, और हिम्मत और हौसले के साथ आप लोगों को जो भी दोषी लोग हैं, अपराधी लोग हैं, तो उनको सजा दिलवाने में आप लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन कानून व्यवस्था को अपने हाथ में नहीं लेना है। कानून व्यवस्था का पालन करते हुए आपको ये बताना है कि जो व्हीकल सेक्शन के लोग हैं वो कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेते। इसलिए मेरा यहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है तो उनसे ये कहना है, यहाँ के मुख्यमंत्री से खास तौर से, कि उनको लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए और जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, उनके सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से शाम के वक्त आकर इनकी हत्या की गई, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये अब तक यदि सरकार गंभीर होती तो जो असली अपराधी अब तक पकड़े जाते, लेकिन असली अपराधी अभी तक नहीं पकड़े हैं। इसलिए
हम स्टेट गवर्नमेंट से ये चाहेंगे कि आप हमारे जो स्टेट के प्रेसिडेंट रहे हैं वो नहीं हमारे बीच में रहे, तो आप न्याय नहीं देना चाहते हैं तो हम चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई को रेफर। बढ़ते अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के डिंडोरी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत पौड़ी माल में भ्रष्टाचार की शिकायत और वित्तीय अनियमितता की जांच कराने के लिए बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने डिंडोरी कलेक्टर को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपा है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि जनपद पंचायत डिंडोरी के द्वारा 1,50,000 रुपए की स्टेशनरी खरीदी गई, जिसका भुगतान उप सरपंच पति के खाते में किया गया, जो नियम के खिलाफ है। पत्र में उल्लेख करते हुए बसपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि उप सरपंच के पति दवाई दुकान का संचालन करता है और ग्राम पंचायत के अन्य निर्माण कार्य के लिए भी उप सरपंच पति के खाते में भुगतान किया गया। आरोप है कि जनपद पंचायत डिंडोरी के अधिकारियों के साथ मिली भगत कर ग्राम पंचायत द्वारा की गई वित्तीय अनियमितता की गई है, जिसकी जांच कर कार्रवाई की मांग बसपा जिला अध्यक्ष असगर सिद्दीकी ने डिंडोरी कलेक्टर विकास मिश्रा से की है। ग्राम पंचायत जो है वो प्रारंभ से ही विवादित भ्रष्टाचार का गढ़ है वो, और वहाँ पे अभी उप सरपंच का जो पति है परशुराम नागेश, वो क्या है दवाई दुकान चलाता है और पूरा मटेरियल सप्लाई से लेकर हर चीज ग्राम पंचायतों को चलाता है। ग्राम पंचायत उसके बल पे चलता है और अभी वो स्टेशनरी का जो पैसा है अपने खाते पे 1.5 लाख रुपए निकाल लिया, जो सरासरा पंचायत अधिनियम के तहत गलत है। इसलिए मैंने ज्ञापन सौंपा, उसकी जांच कराई जाए। अभी ये टेलर है, आगे और अभी खुलासे होंगे और बहुत सारे फाइल उनके निकलना चालू हो गए हैं और मैं उसमें कार्रवाई चाहता हूं कि खुलासा करके कार्रवाई प्रशासन करे। अगर नहीं करता है प्रशासन कार्रवाई, ढीला रवैया रहता है, तो मैं भोपाल में भी इसकी तहलका मचाऊं। सागर के बंडा में सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन के ग्रामीणों ने कलेक्टर का घेराव किया। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा सिंचाई परियोजना से प्रभावित उल्दन गांव में लोगों की जमीन और उनके मकान का सही सर्वे न करने पर नाराज किसान कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर को अपनी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनकी मांग है कि धारा 11 एवं धारा 19 के तहत जमीन और मकान का जो सर्वे किया गया है वह सर्वे फिर से कराया जाए, क्योंकि जो प्रशासन द्वारा नोटिस दिए गए हैं जिसमें मकानों में धारा 19 के तहत वर्ष 2021 में जो व्यक्ति 18 वर्ष का हो चुका था उसे प्रशासन द्वारा अपने जीवन यापन के लिए 6,36,000 रुपए की राशि दिए जाने थी, लेकिन प्रशासन और भू अर्जन अधिकारी की लापरवाही से धारा 19 का सही से सर्वे नहीं किया गया और कई लोग आज भी मुआवजे से वंचित हैं। हम बंडा बरात परियोजना के अंतर्गत जो डैम बनाया जा रहा है उल्दन में, उसमें हमारे ग्राम के जितने भी किसान हैं सब साथी मिलकर आए हैं। हमारी एक नहीं 1000 मांगे हैं, जिनको हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। ज्ञापन के हिसाब से अपन जो आवेदन देते हैं उसको आवेदन को लिया जाता है और कचरे के डिब्बे में डाल दिया जाता है। अब तक जितने भी ज्ञापन दिए गए आश्वासन दिया है ना कि उस पर अमल किया गया, यहाँ तक कि ये हमारा जो बंडा सिंचाई परियोजना का निर्माण हो रहा है, तो इनका जो भू अर्जन वाले प्रकरण है तो पूर्व में कुछ टेक्निकल मिस्टेक हुई है, तो उनका ये कहना है कि हमारा जो 18 वर्ष के होगा उनको 636 दिए जाएं और हमारा जो स्थायी अस्थायी का मैटर है तो सभी को स्थायी किया जाए। और दूसरा ये कि जिन हमारे कागज में त्रुटि है जो जन्म प्रमाण पत्र मांगा जाए तो इसका पूरा विधिवत सुना जाए और हम सब लोगों को जो शासन के नियमानुसार उचित मुआवजा है। जो दशान सिंचाई परियोजना है उसमें उल्दन गाँव प्रभावित हो रहा है, वहाँ के अधिकारियों को नोटिस दिए गए थे और एसडीएम सुनवाई की डेट तय की है। उन्हें शंका थी कि उनको टाइम कम दिया गया, सुनवाई ठीक से नहीं होगी। उनको बता दिया गया कि जो नियम से जो भी उनके इश्यूज हैं वो सब खुल जाएंगे और उन्हें यदि किसी को लगता है कि समय कम है सुनवाई का तो एसडीएम द्वारा उन्हें समय दे देगी। जो भी एक्ट के मुताबिक जो कार्रवाई निर्धारित है उनके द्वारा की जाएगी और हम सबकी मंशा यही रहती है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े और जो शासन द्वारा जो कुछ उनके लिए निर्धारित मुआवजा वगैरह वो दिया जाए। जो
सौसर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सौसर पुलिस ने एक नकली मोबाइल बेचने वाले गिरोह को धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक राजेश त्रिपाठी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने महाराष्ट्र के रहने वाले 3 लोगों को सौसर में एक कंपनी के नकली मोबाइल बेचते हुए गिरफ्तार किया है। अमरावती जिला पड़ता है, वहाँ थाना तिवसा है। वहाँ के 3 लड़के यहाँ पे सौसर में आकर के फर्जी तरीके से ओप्पो मोबाइल का कवर लगा करके और चाइनीज़ मोबाइल बेच रहे थे। ये इस तरह का काम कर रहे थे और जब ये जानकारी हुई पुलिस थाने में, इसकी जानकारी हुई कि इस तरह के लोग अवैध तरीके का काम कर रहे हैं, तो थाने की टीम एक्टिव हुई और टीआई के नेतृत्व में यहाँ के स्टाफ को ले जाकर के उन तीनों को पकड़ा गया और बाद में उनके जहाँ वो रुके थे वहाँ चेकिंग की गई। जब चेकिंग की गई तो वहाँ पे 32 मोबाइल, नकली मोबाइल, इसी तरह के चाइनीज़ मोबाइल जिसमें कवर ओप्पो का लगा करके बेच रहे थे, वो मिला तो इनको पकड़ा गया। इनके साथ मोबाइल चार्जर। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति की 2 दिवसीय बैठक राम मंदिर परिसर में संपन्न हुई। बैठक में मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्र सहित मंदिर निर्माण कर रही कंपनी के इंजीनियर टीम के अधिकारी शामिल रहे। इस बैठक में मंदिर के निर्माण के शेष कार्य के लिए पत्थरों की उपलब्धता और व्यवस्था पर चर्चा की गई और साथ ही इस बात पर भी मंथन किया गया कि निर्माण के कार्य तय सीमा के मद्देनजर कितने पूरे हुए हैं। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर का शिखर का काम दिसंबर 2024 तक पूरा होगा। इसके पहले शिखर पर लगने वाले ध्वज दंड की टेस्टिंग की गई, जो सफल रही है। दिसंबर तक का टारगेट बहुत दिनों से चल रहा है। दिसंबर 2024 तक राम जन्मभूमि मंदिर का शिखर तैयार हो जाएगा। तो 1,30,000 घनफुट पत्थर अगर अभी लगना बाकी है तो दिसंबर का अर्थ है प्रत्येक मास यानी 6 महीने प्रत्येक मास कितना क्यूबिक फीट पत्थर लगना चाहिए, इसका गणित हुआ है। अब इसमें वर्षा काल आ गया। अभी वर्षा काल जुलाई मास के 21 दिन 22 दिन है और अगस्त पूरा घनी वर्षा का काल होगा। कल्पना ये की गई है कि सितंबर में वर्षा का प्रभाव काफ़ी कम हो जाएगा। तो अगस्त एंड तक वर्षा के कारण हमारे काम पर कितना असर पड़ेगा, आज कितनी लेबर है, कितनी लेबर अगर और आ जाएगी तो ये काम हम दिसंबर तक कंप्लीट कर सकते हैं। कानपुर देहात में 11,000 लाइन की चपेट में आकर एक युवक झुलस गया। युवक घर से मसाला लेने जा रहा था, तभी रास्ते में टूटे 11,000 लाइन की तार के चपेट में आ गया। ग्रामीणों ने युवक को सीएचसी पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामला सिवली कोतवाली क्षेत्र के धर्मपुर गांव का है। पहाड़ों पर हो रहे लगातार बारिश से मैदानी क्षेत्र में नदियों का जल स्तर बढ़ गया है। बिजनौर के नजीबाबाद इलाके में कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मालन नदी उफान पर है। थाना नजीबाबाद क्षेत्र के अलीपुरा गांव में मालन नदी का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस ने सभी लोगों को सकुशल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया है। 6 बजे सूचना मिली कि मालन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण थाना नजीबाबाद के अलीपुरा में 16 लोग अपने घरों में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कर उपलब्ध कराकर सभी 16 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है। बचाए गए सभी लोगों को उनके सुरक्षित एवं समुचित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। टाइम 6 बजे सूचना मिली कि मालन नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ जाने के कारण थाना नजीबाबाद के अलीपुरा में 16 लोग अपने घरों में फंस गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कर उपलब्ध कराकर सभी
अगली खबर भी बिजनौर से है, जहां गांव के बाहर एक युवक का बिजली के खंभे से 100 लटकता मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। जंगल जा रहे किसानों ने 100 लटकता देख गांव में खबर की, तभी गांव की भीड़ घटनास्थल की ओर दौड़ी। बाद में पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। दरअसल बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र के नगला पिपला गांव में शिव कुमार नाम के एक युवक का शव गांव के ही बाहर बिजली के खंभे से लटकता मिला। शिव कुमार का शव खंभे से लटकता देख ग्रामीणों के होश उड़ गए। देखते देखते लोगों की भारी भीड़ मौके पर जमा हो गई और सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शिव कुमार के शव को खंभे से नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक की रोती बिलखती मां ने बताया कि शिव कुमार का गांव की एक महिला से प्रेम प्रसंग था, जिसके कारण उसकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या या हत्या के पहलू पर बारीकी से जांच पड़ताल कर रही है। इन्होंने मेरे घर नहीं रुकन दिया, फोन पे ही बुलाया, फोन अपने घर रखे थे, अब मार दिया आखिर में, पूरी कमाई खुला खा ली, अपने घर रखे थे, मेरे घर नहीं रुकन दिया इन्होंने। यही मानने का तो कह दिया था, कल भी मजाक करते, मैंने होली को भी मना करी, मेरे वालों को मछली पा के लेती है, लोग के अंदर ने तो भी नहीं मेरी बात मानी, अपने घर इसके ही कमरे में लाए के बताया, लोग के अंदर ने इसके कमरे में छोटू के बिया में भी मैंने मना करी, रात में भी मैं बोली बेटा तू जाइए मत, अरे जब कैसा रुकूं, जब मुझे फोन कर रहे मुझे बुला रहे, सारा सामान सिंह आया। कैसे हुई इनकी हत्या, किसने मारा इनको? किसने मारा इनको? इन्होंने याद राम खिलने और वो था कौशल और लोकेंदर और वो है विनोद कोमल और करेशना और ये क्या नाम है बहू का मनीषा इन्होंने